हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसको आज हम लोग हल करेंगे। इसमें हिंदी आज हम लोग देखेंगे, हिंदी के 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। चलिए, तो आज का सबसे पहले नंबर का प्रश्न है इसमें हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये नहीं सही है। सुबुद्धि अशुबुद्धि, ये नहीं सही होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है इसमें, इसको सुमेलित करना है। तलवार का क्या हो जाएगा? तलवार का हो जाएगा कृपाण। एक मिनट। तलवार का हो जाएगा कृपाण, डी। और टेढ़ा का क्या हो जाएगा? तो टेढ़ा का हो जाएगा आपका सी। टेढ़ा का हो जाएगा सी, वक्र। और तरु का क्या हो जाएगा? तरु का हो जाएगा आपका वृक्ष। और पट्टू का क्या हो जाएगा? पट्टू मतलब क्या होता है? तो पट्टू का हो जाएगा आपका, पट्टू का प्रवीण, बी ऑप्शन, बी नंबर। तो ऐसे हो जाएगा DCAB। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी, तीसरा सही हो जाएगा DCAB। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण कारक होगा। फिर अगला प्रश्न है इसमें, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आयुष्मती होता है। फिर यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। पढ़ के 36 और 37 का उत्तर पढ़ के इसी में से देना है। गद्यांश को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए इसी में से। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। ये हो गया आपका गद्यांश। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। तो इसमें प्रश्न है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होगा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि, दूसरा प्रश्न है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जीवनोपयोगी हो वो श्रेष्ठ मानी गई है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और 38 और 39 के क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। 2 लाइन का पद्यांश है यहाँ पे। श्याम गौर किमी कहो वखानी, गिरा अनयन नयन विनवानी। तो इसमें अब पद्यांश है और यहाँ पे अब पूछा गया प्रश्न यहाँ पे कि इस पद में कौन सा भाव है? इस पद में कौन सा भाव है? तो इस पद में कौन सा भाव हो जाएगा? तो इस पद में आपका मधुर भाव हो जाएगा, मधुर भाव। अगला क्वेश्चन है, यह पद्यांश किस कवि का है?
यह पद्यांश जो है यह किस कवि का है? तो ये तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी का है। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, निदानात्मक परीक्षण। फिर अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? तो अयोगवाह जो है वह विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे सुमिलित करना है, इसको सुमिलित करना है यहाँ पे। तो सत्यार्थ प्रकाश किसका है? सत्यार्थ प्रकाश किसका है? तो ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। फिर है रामचरितमानस, रामचरितमानस है तुलसीदास जी का। फिर है सूरसागर, सूरसागर है आपका सूरदास का। फिर है भक्तमाल, भक्तमाल किसका है? नाभादास का है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा CDBA का ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CDBA। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है वह भाववाच्य का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता, ये दोनों जो है यह हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 1 और 2। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला है इसमें दिया हुआ है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा है बर का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। और तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ जो है वह हो जाएगा कि बहुत ही मूर्ख, बहुत ही मूर्ख, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तो पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन तत् प्लस हित, तद्धित का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे प्रश्न है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न जो है यह हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधोनित बसत बहार वर्षा की है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? तो मुनि शब्द जो है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, मुनि शब्द। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ से, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, कुछ कोक, कुछ कोक, ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में
किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम प्लस अज्जित बराबर निमज्जित, ये सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये सही हो जाएगा, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, पीछे पड़ना। फिर अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर एक 58 नंबर का प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण को हम दंत कहते हैं, दंत। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो तीसरा यहाँ पे ये अशुद्ध है, चौतालव्य, महाप्राण, ये नहीं सही है। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो आशुक, सिलीमुख और विशिक ये तीनों है, लेकिन सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।